अगर आप लोग स्टडी करके एक अच्छी सी जॉब लेना चाहते हो यानी गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए मैं आज आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला बोले तो मेरी तरफ से सूत्र है, और ये बहुत रिसर्च करने के बाद हमने निकाला है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। स्टडी मतलब आपको पढ़ाई तो करनी ही है, स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना है, रिवीजन है। रिवीजन करना, क्योंकि अकेली स्टडी करते रहोगे रिवीजन नहीं करोगे दिक्कत होगी। रिवीजन के साथ एक और चीज़ आपको करनी है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और इन जब तीनों चीज़ों को मिला दोगे तो हो जाएगा सक्सेस। मतलब ये जो है आपकी जॉब लग जाएगी। आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। मतलब क्वेश्चंस को लगाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, मॉक टेस्ट लगाइए, एमसीक्यू लगाइए। अगर ये तीनों चीज़ें कर ली तो आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। और अगर इन तीनों में से एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो फिर नौकरी नहीं लगेगी। अगर प्रैक्टिस भी मिस कर दी, स्टडी और रिवीजन करते रहे तो भी दिक्कत आएगी, और रिवीजन नहीं करोगे स्टडी प्रैक्टिस करोगे तो रहेगी, और अगर स्टडी ही नहीं करोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये तीन चीज़ें आज आप अपने गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में, या फिर कहीं चार्ट पेपर हो तो लिख लीजिए। स्टडी तो डेली करनी है, स्टडी के साथ साथ रिवीजन भी करना है जो हम स्टडी कर चुके हैं पहले, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, हमें क्वेश्चंस भी लगाने हैं एमसीक्यू। और जब इतना करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा बहुत ही जल्दी, 6 महीने अगर इतना कर लिया तो बड़े आराम से आपकी नौकरी लग जाएगी। चलिए, आप सभी लोगों का अद्वित क्लासेस मैनपुरी पर स्वागत करते हैं हम। और आज हम शिक्षण कौशल की मैराथन करने वाले हैं। शिक्षण कौशल जो कि आपके सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है, और ये हमारा नोट्स है जिसे मैंने 17 दिसंबर 2020 को लिखा था। तो ये करीब 5 से 6 साल पुराना नोट्स है। इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, ये शिक्षण की विधियाँ हैं, शिक्षण के सिद्धांत हैं, प्रमुख शिक्षण कौशल हैं, ये शिक्षण के सूत्र हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का कार्यक्रम है, यहाँ से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे देखिए बौद्धकालीन शिक्षा है, मुस्लिम कालीन शिक्षा आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब की हम मैराथन क्लास करने वाले हैं। 10 नंबर का आता है शिक्षण कौशल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ऐसे समझ लो कि अगर आप शिक्षण कौशल बिना पढ़े जाते हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक एक नंबर की जिद्दोजहद होने वाली है। सुपर टेट की वैकेंसी जब आएगी और इसका रिजल्ट आएगा तो एक एक नंबर तो छोड़ो, पॉइंट में सिलेक्शन रुकेंगे, पॉइंट में सिलेक्शन हो जाएंगे। इसलिए अभी आपके पास समय है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। अभी आप समय को व्यर्थ मत करो इधर उधर, क्योंकि जब एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है उनसे पूछो दर्द कितना होता। तो ये क्लासेस आप करते रहो, अपनी स्टडी अच्छे से कर लो। बाकी अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए, जैसे कि ये नोट्स हैं, और हमने ये 2019 से सुपर टेट के नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। जैसा कि ये देखो, ये इसमें संस्कृत होगा आपका, देखो संस्कृत है ये, एड़ संधि अपवाद वगैरह, ये संस्कृत का नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन पूरी तरीके से। ये संस्कृत का है, ये सीडीपी का हैंड रिटन नोट्स है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ सीडीपी का हैंड रिटन नोट्स अपना। ये देखो सिद्धांत, और ये देखो सब चीज़ें, ये सीडीपी का हैंड रिटन नोट्स है। और इन्हीं नोट्स के द्वारा हमने 11 टेट के एग्जाम्स क्वालिफाई किए। कितने? एक दो नहीं, 11। उनमें हम प्राइमरी जूनियर सबको इंक्लूड करते हैं। एमपी टेट भी है उसमें, रीट भी है, यूपी टेट भी है, और सी टेट भी है। ये आपकी साइकोलॉजी की बुक है जो सुपर टेट में पूछी जाएगी। 6 टॉपिक आते हैं, तो यहाँ पे हमने ये साइकोलॉजी लिखा था, हैंड रिटन नोट्स से पूरी तरीके से। देखिए इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी सीडीपी है, और यहाँ से ये थोड़ी सी हिंदी है, बाकी हिंदी का एक हमारा दूसरा नोट्स भी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लिखी है। देखो इस तरीके से, इस तरीके से ये हिंदी है, ये हिंदी चल रही है कंप्लीट। बहुत सारे यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इतने इतने में। ये साइंस कंप्लीट है सुपर टेट के लिए, देखो कंप्लीट साइंस। देखो पर्यटन विधि और जो भी है, शिक्षण विधियों के प्रकार, और इस तरीके से ये गति के प्रकार हैं, लेंस है, ये कंप्लीट सुपर टेट की साइंस है। देखो इसमें आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स सारे हैं। जीवन कौशल की है, जीवन कौशल के 6 टॉपिक्स होते हैं ना, और वो 10 नंबर के आते हैं। तो देखो ये है जीवन कौशल, यहाँ से जीवन कौशल है। और जीवन कौशल तो इतने में ही हो गया। ये जीवन कौशल बहुत छोटा सिलेबस है और 10 नंबर का आ जाता। इस तरीके से ये सभी नोट्स रखे हैं हमारे। ये भी नोट्स है, ये किसका है देखते हैं। ये शिक्षण कौशल का है, ये बड़ा वाला नोट्स है, जबकि ये शॉर्ट नोट्स है। ये जो आपको पढ़ा रहे ये शॉर्ट नोट्स है, और ये शिक्षण कौशल का बहुत बड़ा पूरा भरा हुआ है। देखो इनको नोट्स को पढ़ लो तो आपका बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर इधर उधर बहुत ज्यादा भटकोगे तो दिक्कतें वाली बात है, वैकेंसी आएगी और हाथ से निकल जाएगी। इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं शायद, हाँ इसमें हाँ इधर है थोड़ा सा है, ये इसमें संस्कृत है, लेकिन संस्कृत का दूसरा है ना, इसलिए तो इसे हटा दो। बाकी यहाँ पे आपका हिंदी है ये कंप्लीट। इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स है, ये भी है, ये ईवीएस है आपका।
10 नंबर का आता है ईवीएस और जीएस। चलो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा से ही ऐसा शौक रहा कि अपनी स्टडी जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। ये जीवन कौशल का, ये बाल विकास का एक और हमारे पास है, और ऐसे एक दो नहीं बहुत बहुत सारे हमारे पास नोट्स रखे हैं। ये देखो आधुनिक भारतीय समाज, मतलब ये शिक्षण कौशल का है एक टॉपिक, ये भी शिक्षण कौशल और ये भी शिक्षण कौशल। इतना शिक्षण कौशल के 10 नंबर है। ये आपका सीडीपी का 10 नंबर है, और यहाँ से आपका जीवन कौशल का 10 नंबर, यानी 30 नंबर का यहाँ से भी हो जाएगा। ये हिंदी की एक हमारी पीडीएफ है, काफ़ी अच्छी है। और ये सब नोट्स हैं हमारे सुपर टेट के ही हैं। देखो ये साइंस का इस तरीके से, ये सीडीपी का है, और यहाँ से ये ईवीएस का है, ओके, और ये भी है। चलो तो ये सारे नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। चाहिए पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। मैं नंबर बता देता हूँ। एक नंबर है 8077335992, ये नंबर है। इस पे आपको नोट्स ही नहीं, यहाँ पे कंप्लीट सुपर टेट का बैच चल रहा है, वो आपको मिल जाएगा मात्र 500 रुपये में। और ये बैच की फीस 500 रुपये है, स्टार्टिंग की फीस है। अगर अभी आप अवेल हो जाते हैं तो 500 ही करना है। अदरवाइज जब जो एक क्राइटेरिया बच्चों का 100 बच्चों का, इसमें कुछ सीटें बची हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी, तो वैसे इसका प्राइस 1000 हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊं टाइम क्या हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, और ये क्लास जो है ना ये कंप्लीट यूट्यूब पे जाएगी, तब तक 2 बज जाएंगे। बड़ी आराम से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं क्लास कंप्लीट करने में। तो रात के देखो 2 बज जाएंगे। तो ये डेली का रूटीन है, रात के 2-3 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ाने का, और सुबह 6 बजे फिर से जग जाने का। तो 3 से 4 घंटे पढ़ाई सोते हैं, तो इतनी मेहनत है। और ये जरूर है कि जो सुपर टेट में आपका सिलेक्शन है ये हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से आपकी चार्टें भी बनाते हैं। ये हमने आपकी करंट अफेयर की एक चार्ट बनाई है, इसमें 50 के आसपास क्वेश्चन है। तो ऐसे 20 मैराथन चार्ट बनाएंगे, जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। करंट अफेयर 30 नंबर का उसी से कवर हो जाएगा। ये देखो ये शिक्षण कौशल की, जीवन कौशल की हमने चार्ट बनाई थी इस तरीके से। और ये जो चार्ट नीचे देख रहे हो, ये सब यूपी टेट की चार्टें हैं। हालांकि ये आपको सुपर टेट में भी काम आएंगे, क्योंकि हिंदी तो वही रहने वाली है, सीडीपी भी काफ़ी वही होती है, संस्कृत भी आएगी। तो ये सब चार्टें सुपर टेट में काम आएंगे। ये 30 से 35 चार्ट देख सकते हो, ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। और ये जो प्राइस है ना बहुत ही मामूली है, अभी 500 रुपये है। और यकीन मानो आप किसी भी चैनल पे पढ़ाना, बड़ी से बड़ी कोचिंग के पास चले जाना, अगर इस तरीके का कंटेंट कोई भी दे दे, कोई भी, तो दोस्तों बहुत बढ़िया बात है। और बाकी आप लोग ना जानते हो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में क्या होता है, टाइम पास करने के सिवा कुछ नहीं होता। 3000 सीट आएंगी तो 1 लाख बच्चे 1 लाख बच्चे तो उनसे एडमिशन ले लेते हैं। तो अब बताओ 3000 भी वहाँ से नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो खुद अपना टाइम पास करने के सिवा, अपने पैसे बनाने के सिवा कुछ नहीं करते। चलिए दोस्तों 8 मिनट हो चुके हैं, माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट हो। और अब हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। और जो कि मैराथन क्लास है उसको मैंने फोल्ड कर दिया, क्योंकि फिर उसके ऊपर रखते अगर नोट्स को तो साफ नहीं दिखता, आपको विजुअल नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं। शिक्षण की विधियां होती हैं। अब ये शिक्षण कौशल सब्जेक्ट ही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षण से रिलेटेड हमें किस तरीके से पढ़ाना, क्या विधियां चूज करनी है, क्या सूत्र चूज करने हैं, क्या कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। तो शिक्षण की विधियां होती हैं, किस विधि से आप शिक्षण कार्य करोगे। एक होती है आगमन विधि। तो आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, ये चीज़ पूछी जा सकती है। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। अब आगमन विधि में होता क्या, सबसे पहले उदाहरण दिया जाता, फिर बाद में नियम बताया जाता। जैसे कि आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, तो पहले आपको एक सेंटेंस दे देते हैं, जैसे राधा खेल रही है, राधा खेल रही है, ऐसे एक सेंटेंस दे दिया। फिर इसको बना दिया राधा इज प्लेइंग, ओके, राधा इज प्लेइंग, ये दे दिया। तो ये उदाहरण दे दिया। अब इसमें बताएंगे, देखो क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार इज MR लगता है, और ऐसे चीजें बताएंगे। तो जब पहले उदाहरण दे दिया जाए, बाद में नियम बताया जाए, तो इसे आगमन विधि कहते हैं। और ये अरस्तु की है। निगमन विधि के जनक भी अरस्तु है। आगमन और निगमन दोनों विधि के जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि में क्या है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ये उल्टा है। ये उदाहरण पहले, फिर नियम बाद में, इसमें नियम पहले उदाहरण बाद में। तीसरी है संवाद विधि, इसके जनक प्लेटो है। और ये अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ये ना एक ही समय के हैं, और ये यूनान के दार्शनिक हैं। बहुत काफी कुछ इन्होंने दिया है समाज को, दुनिया को। तो संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। कई विद्वान इकट्ठे होकर संवाद करते हैं, उससे ही संवाद विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। और सुकरात, यही चीजें पूछी जाएंगी, कौन सी विधि के जनक कौन से हैं, ये तो डिटेल में थोड़ा सा हमने लिख दिया है, यहाँ से ज्यादा चीजें आएंगी नहीं। फिर भी देख लेते हैं प्रश्नोत्तर विधि में क्या, गुरु महान ज्ञानी होता है, छात्र अपने प्रश्न लाते हैं और गुरु उनका निराकरण कर देता है। छात्र अपने प्रश्न लाएंगे, गुरु उनको समझा देगा, तो यही प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। खेल विधि फ्रोवेल की है, और खेल विधि फ्रोवेल ने दी है, जबकि खेल पेडाली कॉल्डवेल कुक की है, क्योंकि खेल विधि भी वो लोग कुक की मानते हैं। तो ये ऑप्शन दोनों नहीं आ सकते, फ्रोवेल या कॉल्डवेल कुक एक ही आएगा,
जहाँ तक सवाल है। प्रश्नावली विधि, तो ये वुडवर्थ की है। तो प्रश्नों के सारे विषय वस्तु पढ़ाते हैं, यही प्रश्नावली विधि की मतलब विधि का ये जो है सीन रहता है। तो कुछ प्रश्न बना लेते हैं फिर उसके आंसर निकालते हैं, तो यही प्रश्नावली विधि में होता है। तर्क विधि के जनक हेगेल है और ये तर्क करके हैं। बाद समाज विधि के जनक हेनरी ओवरस्टीट है। बाद समाज विधि के जनक कौन? हेनरी ओवरस्टीट। निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट है और हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पूछी जाती है। पंचपदीय प्रणाली किसने दी? तो पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट जी ने ही दी थी। अभ्यास विधि के जनक पेस्टोलॉजी है और ये अभ्यास के द्वारा सीखना बताते हैं। बाकी अभ्यास का नियम जो है ये थॉर्नडाइक का। और अभ्यास की चीजें कैसी है? अभ्यास करते रहोगे तो यकीन मानो आप जो चीज दुनिया में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो मिल जाएगी। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, इस चीज को ध्यान रखिए। पढ़ाई करते रहिए, अगर आप एवरेज भी है पढ़ाई करने में तो भी करते रहिए। दोस्तों मैं भी अभी एवरेज ही हूँ, मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, मैं खुद को एवरेज ही मानता हूँ। चलो, अन्वेषक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। अन्वेषक विधि को खोज विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। देखो ह्यूरिस्टिक विधि है खुद से प्रेरित होकर सीखना, ह्यूरिस्टिक विधि अथवा अन्वेषक विधि होती है और इसे खोज विधि भी कहते हैं। तो यहां से हो गया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम दोबारा रिपीट करते हैं। आगमन और निगमन विधि अरस्तु की, संवाद विधि प्लेटो, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, खेल विधि फ्रोवेल की है, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की है, तर्क विधि हेगेल की है और बाद संवाद विधि हेनरी ओवरस्टीट की है, निर्देशन विधि हर्बर्ट की है, अभ्यास विधि पेस्टोलॉजी की, अन्वेषक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग की। अभी तक देखते हैं डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली हेलन पारकस्ट के, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मॉन्टेसरी प्रणाली मारिया मॉन्टेसरी की है। बेनेट का प्रणाली कार्ल्टन वॉसबर्न की है और योजना विधि जॉन डेवी की है। जबकि प्रयोजना विधि किलपैट्रिक की है। बस इतना ही रखो, इसके अंदर डिटेल में है, उनमें कोई मतलब नहीं, ये चीजें पूछी जाती हैं। अब हम शिक्षण के सिद्धांत पे बात करेंगे कि कुछ सिद्धांत होते हैं ना, रूल होते हैं, तो ये कुछ सिद्धांत है शिक्षण के। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, मतलब शिक्षक बालकों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, इसे ही प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत कहते हैं। प्रत्येक बालक बराबर है शिक्षक की नजर में, है। जैसे आज के मतलब कई शिक्षक होते हैं ना जो जातिगत रूप से भेदभाव करते हैं, या कई शिक्षक होते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न बच्चा उसके साथ अलग व्यवहार होगा और जो गरीब बच्चा उसके साथ अलग तरीके से रूडली तरीके से व्यवहार करते हैं, तो ये गलत है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक बालकों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, शिक्षक की नजर में हर एक बालक समान होता है और होना चाहिए, यही प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत बताता है। प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता? विद्यार्थी को पढ़ाने हेतु पहले प्रेरित किए बिना प्रेरणा के शिक्षक का मतलब ये करे कि विद्यार्थी को पढ़ाने से पहले उसको प्रेरित किया जाए, है, और बिना प्रेरणा के शिक्षण कार्य नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ मोटिवेट उसको किया जाए। पूर्व ज्ञान का ये शिक्षण का सिद्धांत है, पूर्व ज्ञान का। तो इसमें क्या, विद्यार्थी जो कुछ भी जानता उससे जोड़कर नवीन ज्ञान का सृजन करना चाहिए, ना कि ठोंक ठोंक कर, मतलब बच्चे को ना कि ठोंक ठोंक कर पढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये है, मैं बता दूं, मान लो बालक 4 पैर वाले किसी एक जानवर को जानता, गाय को जानता, गाय को, है, तो अब हमें क्या पढ़ाना है? हमें हिरन के बारे में पढ़ाना है। तो बालक के पूर्व ज्ञान का सहारा लेंगे। क्या पहले बालक से कहेंगे आपने गाय देखी? बालक ने तो देखी है क्योंकि पूर्व ज्ञान है। तो कहेंगे गाय तो हालांकि बालक के घर के आसपास मिलती है, देखा, लेकिन हिरन नहीं मिलेगा। तो हिरन पढ़ाएंगे तो ऐसे बताएंगे कि गाय जैसी उसकी 4 टांगे होती हैं, एक मूंछ होती है, ठीक है, गाय जैसी उसकी लंबाई होती है। तो यही पूर्व ज्ञान है। बालक जो कुछ जानता उससे चीजों को जोड़कर सिखाया जाए, यही पूर्व ज्ञान होता। बाकी इतना आप दोस्तों विश्वास करो कि सुपर टेट आपके दिमाग में ऐसे भर देंगे हम कि आपको कोई भी इतना अच्छे से नहीं समझा पाएगा। मुझे खुद पता है कि ये यूट्यूब चैनल वाले, ये बड़ी बड़ी कोचिंग है ना, जितनी बड़ी कोचिंग उतना ज्यादा ढकोसला है वहां पे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि एक सब्जेक्ट के लिए वो ऐसे ऐसे 4-4 रजिस्टर भरा देते हैं। अब 4-4 भरा दोगे तो ये बताओ हम रिवीजन कब करेंगे? हमें लिमिटेड चीजें दो ना। आप तो एक बुक उठा लाते हो, आप तो पढ़ा देते हो। अब सुपर टेट में 13 से 14 सब्जेक्ट हैं। मेरी बात सुनना दोस्तों, बड़ी बात है थोड़ी सी। अब उनके पास तो 13-14 मास्टर हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग के पास। एक मास्टर एक सब्जेक्ट को लपेटेगा। अब हमसे पूछो, हमें तो 13-14 सब्जेक्ट सभी पढ़ने हैं और कहाँ मास्टर की बुद्धि, कहाँ हम लोगों की है। तो हमें तो 13-14 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और वो तो अपना एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो तो पढ़ा लेगा। हम 13-14 कैसे लपेटेंगे बताओ? तो हमें लिमिटेड चीजें दो, ऑथेंटिक चीजें दो, जहां से क्वेश्चन आते हों। और ऐसा ही हमने यूपी टेट में किया था। ये जो चार्ट बनाए थे ना, 30 चार्ट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए, जबकि इतना पेपर डिफरेंट था फिर भी, और सिर्फ 200 रुपए में सैकड़ों बच्चों ने लिए और इतने ज्यादा रिव्यू अच्छे आए हैं, क्या बताया जाए। और इसीलिए मात्र हमने सुपर टेट 500 रुपए का प्राइस रखा और इसकी एक निश्चित वो है, मतलब निश्चित क्वांटिटी। तो जैसे ही हमारे उतने बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही इसका जो प्राइस है 1000 हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ, ये एक नंबर है, अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो कर लेना। ये है 807733 5992।
80 77 33 59 92, ये सभी हैंड रिटन नोट्स, चार्ट नोट्स और ये सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी 1-2 महीने बाद आप आओगे तो टाइम बहुत कम रहेगा, फिर दिक्कतें वाली चीज हो जाएंगी। अभी समय है, अभी ले लो, अभी शुरू कर दो। और वैसे भी हम आपको दो से डेली ऐसा नहीं है कि और चैनल जैसे 8-9 क्लासेस दे दें, 9-10 घंटे पढ़ाएं, नहीं, 3 से 4 क्लास मैक्सिमम देंगे, मतलब 3 से 4 घंटे बस, इतना ही पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं होता। अब क्या बताया जाए, ये पता नहीं क्यों इतना पढ़ाते हैं हम। जो बड़माला टॉपिक अभी ध्यान से सुनना, बड़माला टॉपिक किसी का भी आप पेड बैच लेना 4 से 5 क्लास में होगा, 4 से 5 घंटे में। अभी मैंने ये नोट्स बनाया था, 1 मिनट में दिखा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी होती हैं। आप लोगों को आता नहीं है ना पढ़ना, इसीलिए आप एग्जाम्स निकाल नहीं पाते हो। अगर चीज़ें आती होती तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती आपको। हाँ, ये नोट्स है। अभी मैंने वर्णमाला की एक क्लास ली, 1 घंटे से भी कम की क्लास है, और उसमें कंप्लीट वर्णमाला मैंने करा दी, जो भी 5 घंटे की टीचर लोग कराते हैं। इस यहाँ से देखना, ये पूरा कराया और ये पूरा कराया, ये भी है, और कंप्लीट वर्णमाला। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जबकि वर्णमाला में हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इतने अच्छे तरीके से नोट्स को लिख के ये हमने आपका सुपर टेट का ही नोट्स बनाया, क्योंकि इसमें सिर्फ पहला टॉपिक वर्णमाला ही लिखा। देखो कितने अच्छे तरीके से नोट्स बनाया, और ये 1 घंटे से भी कम में करा दिया। अब बताओ, टीचर लोग कराते हैं एक चीज को 5 घंटे में, और हम वही चीज करा रहे 1 घंटे से भी कम में, जबकि उसमें आपके लिए आपको बहुत समझाया भी है। चलो शुरू करते हैं, हम बाद में देखेंगे। ये नंबर है, अगर लेना चाहो तो ले लेना। इससे बढ़िया हमें नहीं लगता कि कोई अभी ऐसी चीजें चला रहा होगा, क्योंकि सब टाइम वेस्ट करने में लगे हैं, अपने यूट्यूब के व्यूज और यूट्यूब का वॉच टाइम बढ़ाने में लगे हैं, जिससे कि उनको फायदा भी होता। तो प्रेरणा का सिद्धांत बता दिया, बालकों को प्रेरित करना चाहिए। पूर्व ज्ञान का भी बता दिया, बालक जो कुछ जानता उसी से जोड़कर चीजें आगे बढ़ाओ। क्रियाशीलता का सिद्धांत, विद्यार्थी को भी प्रश्न पूछने, विचार रखने का मौका दें। प्रश्न पूछे, विचार रखे, भ्रम दूर करने का मौका दें। क्रियाशील रहना चाहिए विद्यार्थी, ना कि शांत चुपचाप। मतलब आपको एनसीएफ 2005 है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आती हैं 1986 की है, 2020 की भी आ चुकी है। तो ये लोग है ना, ये सब चीजें ऐसी कहती हैं बालक एकदम चुपचाप शांत बैठा रहे, ये अच्छी शिक्षा का घोतक नहीं है। अच्छी शिक्षा वह है जिसमें बालक एकदम एक्टिव रहे, एकदम सब चीजें सुने, सबके साथ मिलकर हंसे खेले और एकदम आंसर दे, ऐसा बालक अच्छा होता है। तो चलो, यही क्रियाशीलता का सिद्धांत है। आगे देखते हैं नैतिक मूल्यों का सिद्धांत। शिक्षा का उद्देश्य केवल मार्कशीट देना नहीं है, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई, सदाचारी आदि गुणों को भी पैदा करना है। देखो, वो भी बता रहे आजकल के शिक्षक ही भूल चुके हैं कि अब सिर्फ शिक्षा देना ही काम नहीं है, बल्कि बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट करो। क्या? ईमानदारी सिखाओ, सच्चाई, सदाचारी, किसी पे भी किसी का भी मतलब एक तरीके से शोषण ना करे, अत्याचार ना करे, जीवों पर दया करे, ये भी एक तरीके से नैतिक मूल्य है। तो इसी तरीके से सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, ये अगला सिद्धांत है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना भी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं जैसे हिंदी में, इंग्लिश में होलिस्टिक डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं चहुमुखी विकास। मतलब उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, ये सारे विकास होने चाहिए। तो इससे ये बोलते हैं सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। एक होता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। क्या? पुनरावृत्ति का, पढ़ा हुआ पाठ बालक भूल जाता, अतः समय समय पर प्रश्नों पाठों की पुनरावृत्ति कराते रहना चाहिए। इसका मतलब यह समय समय पर पाठों की, प्रश्नों की रिवीजन कराता रहना चाहिए। और हमने शुरू में आपको क्या बताया था क्लास शुरू होते ही, ये देखो, स्टडी करो और रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, ये 3 चीजें थी, और एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। ये 3 चीजें, तो इसमें रिवीजन आया, यही चीजें। बाकी जो पहली बार आए हमारी क्लास पे उनको बता देते हैं कि हमने टेट के कुल 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। देख सकते हो, यूपी टेट में 116 नंबर हैं, और सी टेट में 120 नंबर हैं, रीट में 127 नंबर हैं। ये सब प्राइमरी के, जूनियर के तो बताते भी नहीं, जूनियर भी क्वालिफाई हर बार। ये रीट में 108 नंबर है इसके साथ, देखिए हैं। तो चलो अब हम ज्यादा नहीं, ये सब जो है इनको हटा देते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत तो वही है, बार बार रिवीजन कराओ बच्चे को। विभाजन का सिद्धांत, पाठ्य वस्तु को सुविधानुसार छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लो। है कोई एक पाठ है, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लो, जिसे विभाजन का सिद्धांत कहते हैं। एक चयन का सिद्धांत भी होता है। शिक्षक अच्छा वही है जो चीजों को चयन कर सके, मतलब निकाल के ला सके कि हमें बालकों को पढ़ाना जरूरी क्या है। क्योंकि पूरी किताब पढ़ाने पे आ जाओगे फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। बालक जैसे आपको ये सब और कोचिंग वाले पढ़ाते भी है, एक सब्जेक्ट के 4-4 कॉपी भरवा दे रहे, भाई ये तो गलत है। भाई चयन का सिद्धांत आना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट क्या वो चीजें पढ़ाएं। पढ़ाई अथाह है, पढ़ाई अनंत है, आप कितना पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। आपको एग्जाम निकालना, सिर्फ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ क्या, कि जो बच्चा अपने एजुकेशन के लिए पढ़ता है वो एग्जाम नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो डीप 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 और ज्यादा डीप जाता रहता,
और जिस बच्चे को एग्जाम निकालना होता है वो सब चीजें देखता, लेकिन बहुत ज्यादा डीप जाने के बजाय उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता और एग्जाम में जाता, उसका क्वालिफाई हो जाता। आपने भी देखा होगा ऐसा चीज कि बहुत होशियार हैं, उनके एग्जाम नहीं निकलते और जो मीडियम होते हैं उनके निकल जाते हैं। अगला, रुचि का सिद्धांत। विद्यार्थी को पसंद नहीं है, मान लो विद्यार्थी को पढ़ना पसंद नहीं है, अभी इस टाइम पढ़ना पसंद नहीं है, तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को उसकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। और मान लो बालक है तो वो विज्ञान पढ़ना चाहता, तो आप उसे आर्ट क्यों पढ़ा रहे हो? ये रुचि का सिद्धांत कहता है, बालक जब तत्पर हो तभी पढ़ाओ। और ये चीजें है ना, ये बाल केंद्रीय शिक्षा में ही आई हैं। जब हम लोग आप लोग छोटे थे तो भाई टीचर अपने हिसाब से ही पढ़ाता था, वहां पे बालकों की रुचियां, बालकों की आवश्यकताएं और बालकों की मनोवैज्ञानिकता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। टीचर कूट कूट के, मार मार के पढ़ाते थे। लेकिन अब बाल केंद्रीय शिक्षा आ गई, अब बालकों के अनुसार पढ़ाया जाता। चलो आगे देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत। अपने विद्यार्थियों को बेहतर समझने हेतु शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हम बाल विकास पढ़ते ही है कि हमारे विद्यार्थी को हम समझ जाएं कि बच्चा कब कैसे क्या सोचता, कैसे बढ़ता, कैसे पढ़ता है। ये सब चीजें बाल मनोविज्ञान में ही तो सीखते हैं हम लोग। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, तो वो ये तो वही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला। और यहाँ से क्वेश्चन आया भी था सुपर टेट में। सर फ्रांसिस गाल्टन है, उन्होंने 1869 पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे अध्ययन किया था। तो ये पूछा गया था सुपर टेट में कि हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरिडिटी जीनियस सर फ्रांसिस गाल्टन ने ही लिखी थी। चलो हो गया रिवीजन। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सभी विद्यार्थी एक ही तरीके से नहीं सीखते, अतः व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। ना ही सभी विद्यार्थी एक तरीके से सीखते हैं और ना ही सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, अतः इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना ही चाहिए। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ज्ञान को जीवन से जोड़ोगे तो बालक जल्दी सीखेगा। सही बात है, जैसे मैंने लिखा 5 + 5 10 होते हैं। अब बालक नहीं समझा तो मैंने एक 5 का सिक्का दिया, एक और 5 का सिक्का दिया और बताया कि अब कितने हुए, तो बालक बता देगा कि अब ये 10 सिक्के हो गए। तो ज्ञान को जीवन से जोड़ दो। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे यही तरीका है कि जल्दी जल्दी से आपको सारी चीजें आपका तैयार करा दिया जाए। अभी हम सीडीपी की मैराथन क्लास लाएंगे, सिर्फ 6 टॉपिक हैं और 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जीवन कौशल की मैराथन लाएंगे, सिर्फ 6 टॉपिक है और 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम आपका बहुत जल्दी जल्दी करा देंगे, 2 महीने में कोर्स खत्म कर देंगे ये सुपर टेट का। फिर आपको रिवीजन कराना शुरू करेंगे। सहानुभूति का सिद्धांत, बालक के साथ रूखा व्यवहार ना करके सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जैसे खुद के बालकों के साथ खुद के बच्चों से करते हैं, ऐसा एकदम सिंपैथी वाइज जो है ना बिहेवियर अपनाना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षक को अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमेशा अभ्यास से आती है। और थॉर्नडाइक महोदय हैं, उनका सिद्धांत ही है अभ्यास का सिद्धांत है ना। जो 3 प्रमुख सिद्धांत है, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का सिद्धांत, वो अभ्यास है। ये कहते हैं कि जिन चीजों को, जो चीजें अभ्यास में बनी रहती हैं वो सीखा रहता है, और जो चीजें अभ्यास नहीं करता वो चीजें विलुप्त हो जाती। सही बात है। अभी आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी को छोड़ दो 1 साल के लिए, 1 साल बाद आप देखोगे, आप कहोगे अरे ये संधि क्या होता था, संधि कैसे होती थी, समास क्या होता था, प्रकंपित व्यंजन क्या होता था, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता था, ये चीजें, वाह कहाँ से उच्चारण किया जाता है, ये सब भूल जाओगे। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत, तो विद्यार्थी की प्रशंसा कीजिए ताकि पढ़ने हेतु उसका मन लगे, वह पुरस्कार भी दीजिए। तो यही पुनर्बलन का सिद्धांत है, प्रबलन अथवा पुनर्बलन। अब प्रमुख शिक्षण कौशल देख लेते हैं। अब हम क्या क्या कर चुके, शिक्षण की विधियां कर ली, शिक्षण के सिद्धांत कर ले, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। प्रमुख शिक्षण कौशल क्या, एक डेफिनेशन है एलन गेज की, शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं जिनके द्वारा एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। तो ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा कोई शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को क्या बनाए, इफेक्टिव बनाता है, यही शिक्षण कौशल है। ये एलन गेज की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो आप। अब देखते हैं शिक्षण कौशल क्या है। एक तो श्यामपट्ट कौशल होता, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड के हमेशा बाएं साइड या बाईं तरफ, बाएं साइड कर दो यहाँ पे, बाएं साइड खड़े होना चाहिए और ना कि बीच में। श्यामपट्ट के हमेशा बाएं साइड खड़े हों, ना कि बीच में। श्यामपट्ट को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मिटाएं। ये मान लो ये बोर्ड है, देख रहे हो, इसको ऊपर से नीचे की तरफ रफ करना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई बालक लिख रहा है तो वो नीचे की तरफ होगा तो वो लिख लेगा, नीचे पहले बिगाड़ दोगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा। नीचे की तरफ लिखता रहे। श्यामपट्ट से 45 डिग्री का कोण, ये क्वेश्चन आ चुका। श्यामपट्ट से शिक्षक को कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए? 45 डिग्री का। श्यामपट्ट लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए और ये अत्यंत आवश्यक है। अब दूसरा देखते हैं उद्दीपन प्रवर्तन कौशल। ये क्या होता है? बीच बीच में हंसना, बीच बीच में क्या हंसना, गंभीर होना आदि उद्दीपनों में परिवर्तन करने चाहिए। करुण रस पढ़ा रहे हो तो वीर रस जैसा मुंह क्यों बना रहे हो, यानी विषय वस्तु के अनुसार ही भाव होने चाहिए, यही उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। जैसे हम आपको क्रिकेट के बारे में बता रहे तो एकदम वाह इंडिया मैच जीत गई ऐसे करेंगे, और अगर हम कहेंगे क्या, मान लो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई, तो ऐसे करेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत हिम्मत थी, बहुत वीरता थी और अकेले उसने अंग्रेजों से डटकर लड़वा लिया, महिला होने के बावजूद उसने इतनी बहादुरी दिखाई। तो जैसी विषय वस्तु उसके अनुसार हाव भाव हो जाते हैं हमारे, हैं, समझ रहे हो।
यही चीज़ें। और कोई हंसने वाली चीज़ है तो हंस के बताएंगे। अब रानी लक्ष्मीबाई की कथा सुनाएंगे तो हंसेंगे तो नहीं, सीधी है। तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। कितने अच्छे समझ में आ रहा। शिक्षण सामग्री कौशल, तो शिक्षण सामग्री का कौशल शिक्षक में होना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षण सामग्री 3 प्रकार की होती है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य और दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में वो चीजें आती हैं जो सुनी जाती हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो। श्रव्य और दृश्य सामग्री में वो चीजें आती हैं जो देखी जाती हैं। अब ये देखी क्या जाती हैं, जैसे चार्ट पेपर हो गया, ये सब चार्ट पेपर रखे हैं, मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया। अब श्रव्य और दृश्य दोनों, मतलब जहां आवाज भी आए और देख भी सकें, तो ऐसी सामग्री होती है क्या, प्रोजेक्टर, या फिर आपका टीवी। टीवी सबसे बढ़िया उदाहरण है, मोबाइल भी अच्छा उदाहरण है। तो यही सामग्री होती है। देखो 1 मिनट में मैंने पढ़ा दिया, और ऐसा ही पढ़ाने के लिए ये श्रव्य दृश्य सामग्री में 1 घंटा लगा देते हैं। क्या था बताओ। शिक्षण सामग्री कौशल, तो शिक्षण सामग्री आसानी से उपलब्ध हो। टीचर को ऐसी शिक्षण सामग्री चुननी चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, और शिक्षण सामग्री सस्ती भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बहुत महंगी हो। शिक्षण सामग्री प्राकृतिक हो। कैसी प्राकृतिक, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल ना हो, क्योंकि ये चीजें दिक्कत वाली हैं। प्रयोग करने में आसानी हो, साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं होनी चाहिए। आप शिक्षण सामग्री के रूप में चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना याद रखो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो मार लेंगे। तो हानिकारक भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, उद्देश्य कथन कौशल, तो उद्देश्य कथन कौशल क्या होता है, पढ़ाए गए पाठ को क्यों पढ़ाया जा रहा, मतलब हम कोई भी विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये क्यों की जा रही है, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बताना ही उद्देश्य कथन कौशल कहलाता। जैसे जोड़ आपके पाठ्यक्रम में है क्या, योग यानी एडिशन, तो विद्यार्थियों को बताएंगे कि आज हम आपको जोड़ सिखाएंगे जिससे आप अपनी चॉकलेट, खिलौना, घर के सदस्य आदि गिन सको, यही उद्देश्य कथन कौशल कहलाता। मतलब हम जो चीज विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यही उद्देश्य कथन कौशल। दृष्टांत कौशल क्या कहलाता, उदाहरण देने की कला को दृष्टांत कौशल कहा जाता है। उदाहरण, यही मतलब जैसे कहते हैं ना, घर वाले तो बहुत ही देते हैं कि देखो तुम्हारे मामा का लड़का लग गया और तुम क्या कर रहे हो, कहते हैं ना, यही दृष्टांत है, यही उदाहरण है। अब देखो उदाहरण कैसा, सरल होना चाहिए, मूर्त होना चाहिए, वह समझने योग्य होना चाहिए। अब बालक है, बालक के सामने मूर्त चीजें मतलब जो दिखाई देती हूँ, जैसे दोस्त दिखाई दे रहा लेकिन दोस्ती थोड़ी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये मूर्त होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए। उदाहरण स्थानीय होना चाहिए, ना कि सिर का, मतलब उदाहरण स्थानीय होने चाहिए। अगर हम जानवरों के बारे में पढ़ाएंगे तो गाय भैंस के बारे में पढ़ाएंगे ना यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं हम कंगारू के बारे में पढ़ाने लगे। कंगारू तो बालक ने देखा ही नहीं है, छोटा बालक, तो वो कहाँ से कंगारू सीखेगा, है। चलो अब प्रस्तावना कौशल को भी देख लेते हैं, ये भी एक शिक्षण कौशल है। हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण के कौशल पढ़ रहे। आप अपना वो बना लेना नोट्स। यकीन मानो दोस्तों, ये हमारी जो मेहनत है ना 6 से 7 साल की, 8 साल की, यहाँ से पूरा सुपर टेट निकलेगा 120 नंबर का, और बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में मैं सब चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीजें आगे हो जाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो सुपर टेट आने में टाइम है, और जब टाइम निकल जाएगा तब कितनी दिक्कत होगी। पुनरावृत्ति कौशल, तो ये देखते प्रस्तावना कौशल पे थे ना, विद्यार्थी में तारतम्यता व तत्परता को जागृत कीजिए। तत्परता मतलब रुचि को जागृत कीजिए, क्यूरियोसिटी की जागृत कीजिए, जिज्ञासा को। चीजों को पूर्व ज्ञान से जोड़ दो ताकि उसमें तत्परता पैदा हो जाए, ठीक है। हाँ, पुनरावृत्ति कौशल देख लेते हैं, ये क्या, गृह कार्य के द्वारा, ये क्या, गृह कार्य के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा। पुनरावृत्ति कौशल का मतलब वही है, दोबारा से रिपीट करना। तो गृह कार्य के द्वारा मतलब होमवर्क, परीक्षाओं के द्वारा व टेस्ट के द्वारा प्रश्नों व पाठों की पुनरावृत्ति कराते हैं, जिससे वह भूले ना, है। बालक अपना पीछे पड़ा हुआ भूले ना, तो क्या करेंगे, उन्हें होमवर्क देते रहे, वही चीजें, परीक्षाएं कराएं, उनकी टेस्ट पेपर कराएं, तो ये भूलते नहीं, तो ये पुनरावृत्ति कौशल होता। पुनर्वलन कौशल क्या कहलाता, देखिए, पुनर्वलन कौशल विद्यार्थियों की प्रशंसा करें, उन्हें पुरस्कार दें ताकि पढ़ने हेतु प्रेरित हो सकें, यही पुनर्वलन कौशल कहलाता है। और हम आपको जब प्रेरणा टॉपिक पढ़ाएंगे ना, जो जीवन कौशल में, वहां से 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म आएंगे, और सीडीपी में भी है, तो ये पुनर्वलन आता है। पुनर्वलन क्या, पुनर्वलन 2 प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जब बालक खुद से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो वो सकारात्मक पुनर्वलन है, और जब बालक किसी बाह्य प्रेरक यानी किसी के कहने के अनुसार कार्य करे तो ये बाह्य प्रेरणा होती है। अब देखो, नकारात्मक भी बोलते हैं इसको, और सकारात्मक प्रेरणा स्थायी होती है, जबकि नकारात्मक प्रेरणा कुछ ही समय की होती है, वो चली जाती है। तो चलो आगे ये सब बताएंगे, क्यों टेंशन लेते हो, सब चीजें सिखा देंगे हम, सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे ऐसे ही। प्रश्न कौशल, प्रश्न सीधे, सरल, छोटे व विषय वस्तु संबंधित होने चाहिए। अरे ये वही प्रश्न कौशल है, बालकों से प्रश्न करेंगे तो बालक एकदम उत्सुक होते हैं, आंसर देते हैं, तो पढ़ने में उनका मन लगता है, अच्छा, उनका जो चित्त है ना वो अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने कोई चीज पूछी, बालक ने खुश होकर बता दिया तो बालक बहुत खुश हो जाता। कक्षा कक्ष निर्माण कौशल, कक्षा में भाई भतीजावाद, तानाशाही, जातिवाद, भेदभाव आदि को बढ़ावा ना दिया जाए। प्रजातांत्रिक, सौहार्दपूर्ण, मित्रवत आदि चीजों को बढ़ावा दें व पढ़ाई हेतु वातावरण का सृजन करें। कक्षा कक्ष निर्माण कौशल यही कहलाता, मतलब जो कक्षा कक्षा ना उसका माहौल पढ़ाई का बना दो, यही कक्षा कक्ष निर्माण कौशल है। यही अधिगम के आवश्यकता होता है, ऐसा ही कुछ होता है, तो वो आपको हम सीडीपी में बताएंगे। नहीं, ये वो चीज है, सीखने के लिए वातावरण
का सृजन करना, ये वही चीज है। सक्रियशीलता कौशल, विद्यार्थी को उदास शांत मूकदर्शक ना बनाते हुए उसे सक्रिय रखें, उसे विचार रखने, प्रश्न पूछने का मौका दें, यही सक्रियशीलता का सिद्धांत कहलाता। चलो ठीक है, हो गई। अब मैं एक चीज दिखाऊं आपको, कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से। तो शिक्षण की विधियां कितनी है, 15 हमने लिखाई, यही आ जाएंगे। शिक्षण के सिद्धांत कितने हैं, ये भी 15 है, इतने में हो जाएगा। प्रमुख शिक्षण कौशल कितने हैं, ये 11 है, तो यहीं से यहाँ तक हो जाएगा आपका। अब शिक्षण के सूत्र देख लेते हैं, शिक्षण के सूत्र 8 हैं, तो इनको कर लो आप। ज्ञात से अज्ञात, विद्यार्थी को जो कुछ ज्ञात है उसे पहले बताएं, फिर उसी से जोड़ते हुए अज्ञात चीजों को बताना चाहिए। जैसे देखो, पहले बालक को क्या दिखाई दे रहा, कार दिखाई दे रही, तो कार बताओ, 4 पहिया है होते हैं, शीशा होता है, आगे बोनट होता है, ये चीज है, तो ये तो ज्ञात है ना उसे, इसलिए ऐसे बताओ। फिर बाद में उसे बताओ कि इसके एक नीचे इंजन भी लगा होता, इंजन के पास एक साइलेंसर भी लगा होता। तो पहले जो चीजें ज्ञात थी उनका यूज करते हुए हमने आगे बढ़े ना, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र चल रहा है। सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए, कितनी सरल चीज है, ये कोई कठिन चीज है, एक एक बार में हो जाती है। आप लोग क्यों दिमाग नहीं लगाते हो, आप लोग तो अपना खुद सोचते ही नहीं हो। दिमाग लगाना चाहिए हमेशा, दिमाग खाली नहीं रखना चाहिए, दिमाग चलाओ, पेपर अटेम्प्ट करो तो बहुत अच्छा दिमाग यूज करो वहां पे। बाकी अगर आप ये सोचते हो, ये जो आप बैच ले लेते हो ना बड़ी बड़ी संस्थाओं का, और सोचते हो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता, मेरा यकीन मानो। और संस्थाओं का बैच लिए हुए किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा, तो मेरा यकीन करो कि वो बच्चा खुद से भी अलग से एफर्ट दे रहा होगा, या तो वो खुद सेल्फ स्टडी कर रहा होगा एक्स्ट्रा, मतलब बैच का तो पढ़ ही रहा, उसके अलावा सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, या कुछ ना कुछ खुद अलग कर रहा होगा। बैच से हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, क्यों नहीं हो सकता, वो मैं बता देता हूं। क्योंकि बैच वाले टीचर है ना, जब बैच लाएंगे तब तो शुरू के 10-15 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे उनकी क्रियाशीलता खत्म होती है, क्या करते हैं वो उन्हीं टीचर को दूसरे बैच में लगा देते हैं, फिर तुम्हारी क्लासेस भी कम हो जाती हैं। फिर जब एग्जाम आ जाता, 15 दिन बचते हैं, फिर वो सब टीचर आ जाएंगे, फिर दिन रात पढ़ाएंगे, 18-18 घंटे पढ़ाएंगे। तो भाई ऐसे एग्जाम निकलते हैं क्या, आप बताओ। पढ़ाने पे आते हैं तो टीचर को खुद नहीं पता कि हमें कितना पढ़ाना, पूरे ऐसे ऐसे मोटे मोटे 4-4 नोट्स भरवा देते हैं, रिवीजन कब करोगे, तो हो ही नहीं सकता। हम बता रहे ना, यहाँ से बड़ी दिक्कत वाली बातें हैं। ये सब अपना बिजनेस बनाने में लगे हैं, कोई आपसे कभी पूछता नहीं कि आपने बैच लिया, कितना आपको पेपर में हेल्प मिली, कितना आपने याद किया, कितना नहीं, ये सब कोई नहीं पूछता, ये सब बिजनेस बना रहे। तो यही है कि बस देख लो अब आप, हैं सरल से कठिन की ओर, ये क्या है सिद्धांत, मतलब पहले चीजें सरल हो वो बता दो, फिर बाद में कठिन की तरफ बढ़ो। हाँ, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मतलब जो चीजें अनिश्चित हैं उनसे निश्चितता की ओर चलो। देखो, ज्ञात से अज्ञात की ओर का ठीक उल्टा ये सूत्र है। जैसे आगमन विधि में कई उदाहरण पहले दिए जाते हैं, याद करो, आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम, परंतु विद्यार्थी समझ नहीं पाता क्योंकि वह अनिश्चित है, परंतु इस सबका निष्कर्ष निश्चित है। जैसे उसका नियम बताया जाता है, विद्यार्थी उदाहरण व नियम दोनों जान जाता। अतः निश्चित से अनिश्चित की ओर चलना चाहिए। तो समझ में आया, मतलब जो चीजें अनिश्चित हैं उनसे निश्चितता की ओर चला जाता है, ये शिक्षण का सूत्र है। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीजें दिखाई दे रही, मूर्त का मतलब है जो चीज दिखाई दे रही, जैसे ये पेन दिखाई दे रही तो ये मूर्त है। अब अमूर्त का मतलब है जो चीज नहीं दिखाई दे रही, इसके अंदर रिफिल पड़ी है तो वो नहीं दिखाई दे रही। तो पहले बालक को पेन के बारे में पूरा बताएंगे, फिर बताएंगे इसके अंदर एक रिफिल होती है जिसमें इंक भरी होती है, इससे पेन चलता है, तो ऐसे चला जाएगा। है, आगे देखते हैं। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना चीजों को, और विश्लेषण का मतलब होता है चीजों को अलग अलग कर देना, है छोटे छोटे पार्ट बना देना। तो पहले कोई भी चीज है उसको इकट्ठा करो, संश्लेषित करो, है एक जगह पे, फिर उसके धीरे धीरे विश्लेषण करो, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट के बारे में बताओ। तो ये शिक्षण सूत्र होता है। आगे देखते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, और यहाँ देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो डेवलपमेंट आपका होता है विकास, विकास जो होता विकास वो कैसे चलता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, याद कर लेना। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी बच्चे का जो विकास है, डेवलपमेंट है, तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। और पूरा कोई डाउट मत रखना, क्योंकि यहाँ 6-7 साल से सुपर टेट की तैयारी हो रही है और कराई जा रही है, ऐसा नहीं गलत बता रही, कुछ नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर पूरा तरीके से भरोसा रखो। जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, लेकिन जो शिक्षण सूत्र है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आगमन से निगमन, पहले उदाहरण फिर नियम, ये तो है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र होता, मतलब पहले पूर्ण फिर अंश। तो चलो यही शिक्षण सूत्र 8 हैं, आप देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसको करें उससे पहले हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, कुछ बौद्धकालीन शिक्षा है और इधर ये क्रमित मापनी है, ये चीज़ें हैं। तो पहले ये बौद्धकालीन शिक्षा कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। इस टॉपिक को करते हैं। देखो, बौद्धकालीन शिक्षा में जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, हैं? जैसे हमें पता है वैदिक काल की शिक्षा में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव होता था, तो फिर वहां से वो समस्याएं चीजें हुई, फिर आदमी बौद्ध शिक्षा की ओर बढ़ा, तो यहाँ जाति धर्म नस्ल पे कोई भेदभाव नहीं।
शिक्षा की शुरुआत कहाँ, प्रवज्जा संस्कार से होती है, जो कि 8 वर्ष की उम्र में होती थी। अब देखो वैदिक काल की शिक्षा में जो शुरुआत है ये कहाँ से होती थी, उपनयन संस्कार से होती थी। जो वैदिक काल की शिक्षा, चलो हाँ यहाँ से पढ़ाते हैं, यहाँ से हो रहा शुरू। वैदिक काल में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। शिक्षा को क्या कहा जा रहा, विद्या कहा जा रहा, और जिसका अर्थ होता था जानना, यानी विद्या का अर्थ क्या, जानना होता था, जो कि संस्कृत भाषा के, विद्या जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के विद्य धातु से निकली है, जबकि शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अब यहाँ पे ये चीज देखो, वैदिक काल में शिक्षा को विद्या कहा जाता था और विद्या शब्द विद्य धातु से निकला, और शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से निकला। शिक्षा शब्द जो है ये शिक्ष धातु से निकला। अब शिक्षा की शुरुआत क्या है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार से होती थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हेतु इसकी आयु क्रमशः ब्राह्मण की 8 वर्ष में, क्षत्रिय की 11 वर्ष में और वैश्य की 12 वर्ष में होती थी। अब यहाँ पे देखो कितना भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे शूद्र की शिक्षा का कोई जिक्र ही नहीं है, शूद्र की शिक्षा हो ही नहीं रही। ब्राह्मण बहुत अपने आप को सर्वोच्च मान रहे हैं, इसलिए 8 साल पे पढ़ रहे हैं, क्षत्रिय 11 पे और वैश्य 12 पे। चलो अब इन पे कोई बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा का माध्यम क्या थी, संस्कृत भाषा। और हाँ, वेद जो होते थे, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक बोलते थे, और कोई 2 वेद का ज्ञाता हो जाए तो वसु, और 3 वेद का ज्ञाता रुद्र, और 4 वेद का ज्ञाता आदित्य बोलते थे। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से हो रही थी, समावर्तन उपनयन संस्कार से, और शिक्षा की समाप्ति पता कहां से होती है, समावर्तन संस्कार से। शिक्षा की समाप्ति समावर्तन संस्कार से। यहां लिख देते हैं हम, ये चीज लिखी नहीं है, शिक्षा की समाप्ति समावर्तन संस्कार से। ये सब याद है दोस्तों, समावर्तन संस्कार से होती थी। आप भी पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस लेके जाओगे एग्जाम हॉल में, और जब आपका सुपर टेट का एग्जाम होकर रिजल्ट आएगा तो अभी की मेहनत ही आपको काम देगी रिजल्ट में। अभी जो मेहनत करोगे यही मेहनत रिजल्ट में दिखाई देगी। अगर अभी आप लापरवाही करोगे तो मैंने कहा ना, पॉइंट नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा, तो 2-2, 3-3 नंबर कम होने वाले बहुत पछताते हैं। चलो, शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से वैदिक काल में, और समाप्ति समावर्तन संस्कार से। 1 वेद का ज्ञाता स्नातक, 2 वेद का वसु, 3 वेद का ज्ञाता रुद्र और 4 वेद का ज्ञाता आदित्य होता था, और 1 वेद को पढ़ने में 12 वर्ष का समय लगता था, इतना भी याद कर लो। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये आपकी वो है पुस्तक, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन काल में शिक्षा। तो ये रचना जो है ये अल्टेकर की है, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा को समझाती है। चलो आगे देखते हैं। अब मध्यकालीन शिक्षा पे आ गए थे नाम, तो इसकी शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी, और यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। इसकी समाप्ति, जो समाप्ति होती थी इस शिक्षा की, वो होती थी उपसंपदा संस्कार से। उपसंपदा संस्कार से होती थी, संस्कार से होती थी। और ये चीजें अभी इसमें नहीं लिखी, क्योंकि ये छोटा वाला नोट्स है हमारा शिक्षण कौशल का, ये है हमारा बड़ा वाला है, ये बड़ा नोट्स है, इसमें सब कुछ लिखा। जब ये पढ़ाएंगे ना तो आप देखना कि खत्म ही हो जाएगा शिक्षण कौशल एक ही बार में। चलो, पाली देखो, शिक्षा का माध्यम या जनभाषा पाली थी। बौद्धकालीन शिक्षा में पाली भाषा में पढ़ाई होती थी। शिक्षा पर सरकारी संरक्षण था, संरक्षण तो था सरकारी, लेकिन नियंत्रण कोई नहीं था। मतलब राजा जो मठ होते थे उन पे संरक्षण तो देता था, रुपया पैसा सब कुछ देता था, सुरक्षा देता था, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था उसका, क्योंकि मठों के अपने कानून होते थे। शिक्षा का मूल केंद्र संघ होता था। क्या संघ? प्रारंभिक शिक्षा 12 वर्षों की हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम मुस्लिम कालीन शिक्षा की तरफ देखते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या, ये निःशुल्क होती थी, मौखिक होती थी एवं राज्य के नियंत्रण में थी। देखो, भारत में शिक्षा व्यवस्था हमेशा से बदलती चली आई। पहले वैदिक शिक्षा थी, फिर वैदिक शिक्षा से बौद्धकालीन शिक्षा हुई, बौद्ध जी आए तब, फिर बौद्ध से बाद में नीचे आई है जैन कालीन, जैन तरफ भी शिक्षा का रुख हुआ, जिसमें शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत, पाली, प्राकृत। जैन के समय में प्राकृत भाषा माध्यम था, जबकि बौद्ध के समय में पाली भाषा माध्यम था। अब जैन भी चले गए, फिर क्या हुआ, फिर इधर आके वो आपके अंग्रेज नहीं, फिर मुस्लिम आए, यहाँ मुस्लिम कालीन शिक्षा आई, फिर ब्रिटिश कालीन शिक्षा आई, अब स्वतंत्र भारत की शिक्षा। तो भारत ने देखो कितनी शिक्षा व्यवस्थाएं देखी, बहुत बहुत परिवर्तन आया भारत में है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुस्लिम कालीन शिक्षा कैसी, निःशुल्क होती थी, मौखिक होती थी और राज्य के नियंत्रण में थी। शिक्षा का माध्यम अरबी या फारसी भाषा था। क्या? शिक्षा का माध्यम अरबी या फारसी भाषा था। शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी। अब मुसलमान में देखो, मुसलमान भाई साहब लोगों में शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह संस्कार से हो रही, जिसकी उम्र कितनी होती थी, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था और उसकी शिक्षा व्यवस्था शुरू हो जाती थी।
मकतब मकतब जो मस्जिदों से जुड़ा होता था, प्रारंभिक शिक्षा देते थे, जबकि मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मतलब मकतब क्या है, ये छोटा विद्यालय होता था जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे मुस्लिम भाई साहब के, और जो मदरसे होते हैं ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे। अब आया समझ में, मकतब छोटा शिक्षा, मदरसा हाई लेवल की शिक्षा मुस्लिम भाई साहब लोगों के लिए, हालांकि उसमें कोई भी जा सकता था। गांधी जी की शिक्षा प्रणाली देखते हैं अब हम। गांधी जी की शिक्षा प्रणाली बुनियादी शिक्षा प्रणाली या बरदा योजना के नाम से जानी जाती है। क्या, बरदा योजना या बुनियादी शिक्षा प्रणाली? यह हस्तकला पर आधारित निःशुल्क और सर्वांगीण एवं व्यवसायिक शिक्षा जिसे 1937 में शुरू किया था। और गांधी जी की शिक्षा को लेकर कुछ कथन भी है, वो आगे देखेंगे। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें देखो, नई शिक्षा की ओर, हिंद स्वराज और बेसिक शिक्षा, ये 3 पुस्तकें इनकी हैं। अब स्वामी विवेकानंद को देखते हैं। शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता का विकास करना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो ये डेफिनेशन। माई स्कूल, स्त्री शिक्षा और गीतांजलि, ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, ये किसने कहा? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। बाल देवो भवा का नारा गिजुबाई बधेका ने दिया। गिजुबाई बधेका क्या कहते हैं? बाल देवो भवा, मतलब बालक देवता होते हैं, बालक भगवान होते हैं। यह भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। मतलब ये जो गिजुबाई बधेका है, ये भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता। उनकी प्रमुख पुस्तकें क्या है? रिपब्लिक, दी लॉज एवं क्राइटो, ये 3 है। ये सब चीजें आती हैं, ऐसा मत समझना नहीं आती हैं। जब आप पेपर देखोगे तब बताना ये सब इंपॉर्टेंट है। आदर्शवाद के 3 मूल्य होते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम क्या होता है? जो ज्ञात है, जैसे विज्ञान। शिवम क्या होता है? जो ज्ञात करना है। और सुंदरम दर्शन होता है। ये प्लेटो ने बताया। अब देखते हैं, अब ज्यादा नहीं, इधर थोड़ा सा ही है। फ्रोबेल की शिक्षण विधि में 3 क्रियाएं हैं। कितनी? 3। आत्म क्रिया, सामाजिक क्रिया और खेल क्रिया। बाकी फ्रोबेल क्या है? खेल विधि के जनक है, खेल विधि के जनक। कुछ लोग कॉल्डवेल को भी मानते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए आप, वैसे दोनों नहीं आएंगे। अब फ्रोबेल की एक पुस्तक है एजुकेशन ऑफ मैन, और इसके अलावा पेडोलॉजी ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जहां पे भी आ जाए फ्रोबेल ही हो जाएंगे। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, कलंक रहित एवं पवित्र जीवन जीना है। बाकी एक फ्रोबेल का कथन भी है कि बालक पौधा है, शिक्षक माली है और विद्यालय एक उद्यान है। ये फ्रोबेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। अब मारिया मांटेसरी की शिक्षण विधि देखते हैं। मारिया मांटेसरी ने मांटेसरी शिक्षण प्रणाली दी थी, जो कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। दी मांटेसरी मेथड, एडवांस्ड मांटेसरी मेथड तथा सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, ये 3 पुस्तकें मारिया मांटेसरी की रचनाएं हैं, याद कर लेना है। PDF हम दे देंगे, जो भी बच्चे पेड़ हैं उनको, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। है, नंबर नहीं लिख पाया तो मैं लिख देता हूँ, 80 77 33 59 92, ये नंबर है 8077335992। इस पे मात्र अभी 500 रुपये में कंप्लीट सुपर टेट मिल जाएगा, फिर बाद में ये 1000 रुपये का हो जाएगा, और ये प्राइस बढ़ेगा ही। ये हमने 500 इसलिए रखा क्योंकि जो भी फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़े कमजोर हैं तो वो अभी इन चीज़ों को अवेल कर लें, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनत कितनी लगती है वो हमें ही पता। रात के 12 बजने जा रहे हैं, ठीक है, और ये क्लास 2 बजे तक मुश्किल है पहुंच पाई। फ्रोबेल की शिक्षण विधि में 3 थी, आत्मक्रिया, सामाजिक क्रिया, खेल क्रिया। तो चलो आगे देखते हैं, ये हम बता चुके सब। मारिया मांटेसरी ये भी बताती है। रूसो को प्रकृतिवादी शिक्षा का जनक कहा जाता है। रूसो को क्या कहा जाता है? प्रकृतिवादी शिक्षा का जनक। और इनकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है, और एक एमिल है। एमिल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद अभी कर लो। एमिल किसकी पुस्तक है? रूसो की। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो की। पुस्तकों का विरोध करने के कारण रूसो की शिक्षा व्यवस्था को निषेधात्मक कहा गया, क्योंकि रूसो क्या कहते थे? पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो ये निषेधात्मक है। प्रकृति को लौटो, ये नारा रूसो ने दिया। वैसे तो अपने यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? वेदों की ओर लौटो। और प्रकृति को लौटो रूसो कहते हैं, जबकि वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। मैं भी कंफ्यूज हो गया। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो, ये रूसो ही कह रहे हैं। जॉन डीवी को योजना विधि का मतलब जॉन डीवी को योजना विधि का जनक कहते हैं, और प्रगतिशील शिक्षा एवं प्रयोजनवाद का जनक माना जाता है। ये सब जॉन डीवी है। इनकी प्रमुख रचना क्या है? स्कूल एंड सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एवं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये पुस्तक है इनकी। आगे देखते हैं। प्रयोजनवाद जॉन डीवी के अनुसार, प्रयोजनवाद जॉन डीवी का ही है, तो इनके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अभी मान लो पानी ले लेते हैं हम। पानी इंडिया में अगर हम यूपी की बात करें तो इसकी वैल्यू कोई नहीं है, कुछ वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि समर चलाते हैं लोग, पूरे पूरे दिन सड़क धोते हैं और ऐसे पानी बर्बाद करते हैं। और यही पानी अरब, इराक वगैरह में पहुंच जाए, सऊदी अरब या इराक में, तो 1 लीटर अच्छा पानी की कीमत सैकड़ों रुपीज हो जाती है। तो कह रहे ना, किसी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है।
स्थान पर निर्भर करता। जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव स्कूल खोले जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैब विद्यालय के नाम से जानते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना होता है। अब देखो पठन के प्रकार देखते हैं, दो होते हैं, मौखिक पठन और मौन पठन। मौखिक पठन को सस्वर पठन भी कहते हैं और ये व्यक्तिगत होता है और सामूहिक भी होता है। जबकि मौन पठन 3 तरीके का होता है, एक अध्ययन होता है, एक द्रुत पठन होता है, एक विहंगावलोकन होता है। ये सब आपको बताते हैं क्या है। मान लो मौखिक पठन, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं खुद ही अकेला पढ़ रहा हूँ, तो ये व्यक्तिगत पठन हो गया, इसमें आवाज निकलेगी हमारे मुंह से। और सामूहिक पठन जब 7-8 लोग बैठ के एक साथ पढ़ते हैं, जैसे रामचरितमानस वगैरह पढ़ी जाती है, तो ये सामूहिक पठन है। मौन पठन मतलब इसमें आवाज नहीं निकलेगी, शांति से। अध्ययन अगर हम कर रहे किसी भी चीज का तो वो इसमें आएगा। द्रुत पठन मतलब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं हम। और विहंगावलोकन मतलब एक नजर जल्दी जल्दी डाल ली, इन दोनों ही पेजों पे 10 सेकंड में डाल ली, ये विहंगावलोकन है, ससरी निगाह है। प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? चित्र पठन से होती है। पाणिनि ये संस्कृत के आचार्य हैं। पाणिनि ने मौखिक पठन के 6 दोष बताए, जबकि याज्ञवल्क्य ने 14 दोष बताए हैं। अब ये देखो मापन के 4 स्तर हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। नापित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन और आनुपातिक मापन है। नापित मापन क्या? जब गुण को ही नाम बनाकर माप दिया जाए है, उसे नामित मापन कहते हैं। जैसे दुनिया की जनसंख्या को 2 भागों में बांटना, ग्रामीण व शहरी, ये नामित मापन है। क्रमिक मापन देखते हैं। क्रमिक मापन में क्या? जब क्रम बनाकर मापा जाए तो उसे क्रमिक मापन कहते हैं। जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये क्रमिक मापन हो गई, कोई बड़ी चीज है नहीं। अंतराल मापन मतलब छोटे छोटे अंतरालों में बांट का मापन, जैसे 1 से 50, 51 से 100, इस तरीके से। अब आनुपातिक मापन देख लेते हैं। जब एक व्यक्ति का एक गुण तथा दूसरे व्यक्ति का वही गुण जब अनुपात में मापा जाए तो इसे आनुपातिक मापन की संज्ञा दी गई, खत्म बात। और मापन के 2 प्रकार होते हैं, गुणात्मक, एक मात्रात्मक। गुणात्मक को हम माप नहीं सकते, मात्रात्मक को हम माप तौल नाप सकते हैं। जैसे गुणात्मक में गुण आएगा, गरीबी आएगी, ईमानदारी आएगी, तो ये माप लोगे नहीं। लेकिन मात्रात्मक में लंबाई आएगी, वजन आएगा, चौड़ाई आएगी, ये माप लेंगे हम। तो मात्रात्मक चीजों का माप हो जाता है, गुणात्मक का नहीं हो पाता। मापन स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक करने की एक प्रक्रिया, ये स्टीवेंसन का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ा रहे हैं। मूल्यांकन देखो, मापन एवं मूल्यांकन। मापन पहले मैंने बता दिया, ये मापन था। मूल्यांकन यहां से आएगा। कन्फर्म क्वेश्चन है, ऐसे यकीन मानो हर बार आता है। मूल्यांकन के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन है। अब आगे देखते हैं। मापन के 3 तत्व हैं, ये मापन आ रहे हैं अभी। मापन करता है, मापन का उपकरण। यहां से देखो, मूल्यांकन का सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाकर उन्हें उपचारात्मक सुझाव देना है। और मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया। बाकी शिक्षा भी आपकी क्या है? शिक्षा भी आपकी त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा में 3 कौन कौन से तत्व आते हैं? एक आता है शिक्षार्थी मतलब बालक, और एक आता है शिक्षक, और एक आता है पाठ्यक्रम। शिक्षा भी त्रिमुखी प्रक्रिया, उसी तरीके से मूल्यांकन भी त्रिमुखी प्रक्रिया। ये चीज देखो, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना? जॉन डीवी ने माना। क्या? जॉन डीवी ने। जबकि शिक्षा को 2 मुखी प्रक्रिया कौन मानता है? जॉन एडम्स मानते हैं। वहां पे सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम नहीं होता। लेकिन त्रिमुखी प्रक्रिया जैसे जॉन डीवी मानते हैं, यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी होता है। और ऐसे ही मूल्यांकन भी एक त्रिमुखी प्रक्रिया, मतलब शिक्षण उद्देश्य और अधिगम उद्देश्य और शिक्षण के लक्ष्य, ये 3 चीजें आती हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। और ये सब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं, वो अब आगे आपको बताएंगे, पहले इतना देख लो आप। स्मृति स्तर हर्बर्ट द्वारा दिया गया है, इसी को पंचपदी प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 पद होते हैं, ठीक। अवबोध स्तर मॉरिसन द्वारा दिया गया और चिंतन स्तर मॉरिस पी हैंड द्वारा दिया गया। बाकी अब यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। शिक्षण के सूत्र तो मैंने बताई दिए, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रकृति का अनुसरण, इस तरीके से। अब आपका क्या बचा ये मैं बता देता हूँ। ये आपका बचा है, अभी मैंने जो टॉपिक छोटा था वो अब हम अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि बड़ा हो रहा है ये वीडियो। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की ये चीजें बची, ये कराएंगे। और बाकी इसी तरीके से लंबी लंबी क्लास करा के आपका सुपर टेट खत्म कर देंगे। एक इसका वीडियो बना देंगे, एक सीडीपी का बना देंगे, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ यूपी टेट में जुड़े थे, यूपी टेट में जो बच्चे जुड़े थे, उनको मैंने 1-2.5 घंटे की मैराथन क्लास संस्कृत की दी थी, बहुत सारे क्वेश्चन आए। और 2 घंटे की क्लास मैंने सीडीपी की दी थी, बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। मैराथन क्लास अपने कोर्स में ज्यादा रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी जल्दी हो जाए। तो आप सभी लोगों को यही बताना चाहेंगे कि अगर आपने वो ले लिया होगा
तो बहुत अच्छा है। अगर आपने बैच नहीं लिया तो बहुत जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब आप लौट के वापस आओगे 1 महीने बाद तो कहीं ना कहीं समय कम होगा और आओगे आप यहीं पे। मैं जानता हूं कि इतना अच्छा कोई पढ़ाता ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं सब जानता हूं। मैंने बहुत ऑनलाइन कोर्स कर रखे हैं, मुझे बहुत अनुभव है, क्योंकि मैं तो हमेशा किताबों को वरीयता देता हूँ। ये सब किताबें पढ़ी हैं, ये देखो सीटेट, ये देखो सीटेट, ये अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये नोट्स रखे, ये देखो ये सब नोट्स रखे हैं टेबल पे, ये नोट्स हैं, ये देखो बुक्स ही पढ़ी हैं। तो किताबों से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, या फिर कोई ऐसा टीचर देखो जो वास्तव में ऑथेंटिक चीजें पढ़ाता हो, टाइम पास ना किया जाता हो। हमारे चैनल पे टाइम पास नहीं होता। बाकी 8077335992 ये नंबर है। मात्र 500 रुपए में सब चीजें मिल रही, फिर बाद में 1000 रुपए में भी मुश्किल हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कोई भी कमेंट आप एक कर सकते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिले।